हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे CTET एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आंसर है शक संवत कैलेंडर। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह है शक संवत कैलेंडर। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कैलेंडर है। यह 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। राजपत्र, गजट, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है और इसका आधार सौर गणना है। दूसरा क्वेश्चन है, NCTE की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1995 में। 1995 में NCTE की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो NCTE की स्थापना ही 1995 में हुई थी। इसका गठन 17 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। तीसरा है, NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्रदान करना और इससे संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनिमय और उचित अनुरक्षण करना है। तीसरा है, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? आंसर है मलिक अंबर। गोरिल्ला युद्ध होता है, यह गोरिल्ला युद्ध के लिए फेमस है शिवाजी, लेकिन इनसे भी पहले कोई और व्यक्ति थे जो यह युद्ध करते थे, तो वह कौन थे? मलिक अंबर। इनके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। पहला, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी मलिक अंबर को माना जाता है। मलिक अंबर 1548 में इथोपिया में जन्मे थे। उस समय उनका नाम चापू था। यहाँ के हब्सी लोगों को दुनिया के कई कोनों में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए गुलामों के रूप में बड़ी संख्या में बेचा गया। चापू को भी 12 साल की उम्र में अरब के व्यापारियों के द्वारा पकड़ लिया गया और यमन के बाजार उसे बगदाद के एक मर्चेंट कासिम के ने खरीद लिया और उसे अपने साथ बगदाद ले गया। कासिम ने चाप का धर्म परिवर्तन करवाया और उसे एक नया नाम मिला, अंबर। कासिम ने अंबर को पढ़ना लिखना और अपने काम का लेखा जोखा करने की तालीम दी। भारत के दक्कन की रियासत अहमदनगर में वह पेशवा के पद पर पहुंचा और मुगलों को उसने कड़ी टक्कर दी। उसने गोरिल्ला लड़ाई के अलावा भू राजस्व की सुधारों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? आंसर है इन सभी से। अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से डिजिटल जेंडर एटलस जो है वो संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या है ये सब। पहला, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति से संबंधित है। 9 मार्च 2015 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया था। डिजिटल जेंडर एटलस को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल जेंडर एटलस किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए वाले समूहों के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। इसमें कौन कौन शामिल हैं? समग्र जेंडर रैंकिंग, लिंग परीक्षण के रुझान विश्लेषण, वामपंथी उग्रवादी जिलों और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी के शैक्षणिक सुधार इत्यादि, ये सब इसमें शामिल हैं। इसमें डिजिटल जेंडर एटलस जो कि यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है वे सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? आंसर है केंद्रीय विद्यालयों से। शाला दर्पण परियोजना किस विद्यालय से संबंधित है? केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। चलिए क्या है केंद्रीय दर्पण परियोजना देख लेते हैं। शाला दर्पण परियोजना केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि शाला दर्पण परियोजना केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। दूसरा, यह कौन से मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तीसरा है, शाला दर्पण देश के सभी जवाहर नवोदय के लिए एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी है। इसका उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय और स्कूलों जैसे प्रमुख हितधारकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल प्रशासन की दक्षता, स्कूलों का संचालन और सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, वही केंद्रीय विद्यालयों के लिए केवी शाला दर्पण नाम का पोर्टल भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1976 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा की स्थापना जो है वह हुई थी 1976 में। इनके बारे में और भी कुछ जानकारियां हैं, चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना 1976 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदारी है। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसकी स्थापना 1976 में विकास के विभिन्न पहलुओं में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है, NIC ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश प्रशासन, जिले और अन्य सरकारी निकायों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई तकनीक के अध्ययन के उद्देश्य से और शासन में उनके उपयोग और प्रयोग के लिए NIC ने डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था उसने तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया था। चलिए इसके बारे में और भी जो कुछ जानकारियां हैं उसको देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी मार डाले। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला का इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। जब मौर्य काल थी तो उस समय जो शिक्षा का केंद्र भी जो बना हुआ था वह था तक्षशिला। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। सबके साथ यहाँ पर समानता का व्यवहार किया जाता था। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीति विचारज्ञ, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं से भी शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या तथा वैद्य की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक जो शिक्षा थी वह यहीं से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? आंसर है आंतरिक झिल्ली।
माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। और यह कहाँ से बनता है? एटीपी का संश्लेषण कहाँ से होती है? आंतरिक झिल्ली से। चलिए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के माध्यम से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब? 1886 ईस्वी में। इनके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है, अतः ये कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहे जाते हैं। यहाँ पर अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है। और एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। यह एटीपी शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? आंसर है हीलियम और हाइड्रोजन। जो हमारी वायुमंडल है उसकी परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो बहिर्मंडल है उसमें गैसों का संयोजन कौन सा? हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ और भी जानकारी इनके बारे में। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन हीलियम और हाइड्रोजन है। वायुमंडल की संरचना नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल से हुई है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर को बहिर्मंडल कहा जाता है। यह सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध है। इस संसार में मौजूद समस्त सभी घटक विरल हैं, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ से? आंसर है पंतनगर में। भारत का सर्वप्रथम फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में। चलिए देखते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जॉइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर कब हुई थी? वर्ष 1960 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ माना जाता है? इसी से। कहाँ से? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर में है, और ये भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है किसी भी तरीके के अपडेट के लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे।